हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। आज हम लोग थ्योरी ऑफ मशीन का रिवीजन स्टार्ट करेंगे पहले चैप्टर का। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ मशीन के पहले चैप्टर का हम लोग रिवीजन स्टार्ट करेंगे। थ्योरी ऑफ मशीन के पहले चैप्टर का नाम क्या है? मैकेनिज्म, सिंपल मैकेनिज्म। ठीक है, तो चैप्टर पहला हम लोग फर्स्ट चैप्टर देखेंगे किसका? टॉम यानी थ्योरी ऑफ मशीन का। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल मैकेनिज्म इंग्लिश में, हिंदी में साधारण या सरल, सरल ज़्यादा सही है, सरल यंत्र विन्यास। ठीक है, इस चैप्टर का हम लोग रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारे सामने लिखा हुआ है कि यंत्र विन्यास एंड मशीन, मतलब यंत्र विन्यास लिखा है यानी कि मैकेनिज्म जिसको बोलते हैं। ठीक है, यंत्र विन्यास यानी मैकेनिज्म एंड मशीन यानी कि मशीन भी। तो यंत्र विन्यास क्या होता है और मशीन क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन से ही समझ में आ जाएगा, लेकिन एक बार हम आपको बता देते हैं, फिर जो है डेफिनेशन पढ़ते हैं। चलिए डेफिनेशन पढ़ते हुए समझते हुए चलते हैं, क्योंकि हमारे पास समय कम रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रिवाइज करनी होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है जब कई पिंड इस प्रकार संयोजित हो यानी कि असेंबल्ड हो यानी जुड़े हुए हो। ठीक है, कई पिंड कई बॉडी जुड़े हुए हो। ठीक है, कि एक पिंड का गति, मतलब एक पिंड का गति अन्य पिंडों में क्या करे? कांस्टेंट और प्रेडिक्टेबल गति यानी मोशन उत्पन्न करे, तो इस प्रकार के संयोजन यानी असेंबली को ही, ठीक है ना, यंत्र विन्यास मैकेनिज्म कहते हैं। ठीक है, तो मैकेनिज्म क्या है? कई बॉडी का असेंबलेज है या असेंबली है। ठीक है ना, यानी कई बॉडीज को क्या कर दिया गया? असेंबल कर दिया गया है। वो असेंबल का कंडीशन है, तभी यंत्र विन्यास कहेंगे कि अगर एक को मोशन दें, किसी प्रकार की गति दें उसमें से एक बॉडी को, तो अन्य बॉडी जो होंगी वो प्रेडिक्टेबल यानी कि जिसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, संभावित मोशन करेंगी, और साथ ही साथ कंस्टेंट मोशन। कंस्टेंट का मतलब होता है बाध्य होकर मोशन करना, मतलब जितना हम चाहेंगे, जिस तरह का मोशन चाहेंगे उसी तरह का मोशन करेंगे। प्रेडिक्टेबल का कंस्टेंट का मतलब यही होता है, बाध्य मोशन। ठीक है, तो एक मैकेनिज्म का फंक्शन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक मैकेनिज्म का फंक्शन गति को पारेषित तथा रूपांतरित करना होता है, यानी केवल ये मोशन को एक जगह से दूसरे जगह पारेषित करता। पारेषित का मतलब होता है ट्रांसमिट करना, और रूपांतरित किया जाता है यानी ट्रांसफॉर्म करता है एक रूप से दूसरे रूप में, यानी एक फॉर्म के मोशन को दूसरे फॉर्म के मोशन में। जैसे हम कह सकते हैं लीनियर को रेसिप्रोकेटिंग, लीनियर को रोटरी में, या रोटरी को लीनियर में बदल सकता है। ठीक है, अब जो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे हमारे सामने है कि मशीन क्या होता है। तो मशीन एक, ये डेफिनेशन किसका? देखिए कभी कभी ऐसे एग्जाम में पूछ देता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मशीन एंड मैकेनिज्म, तो यही आप लिख सकते हैं और एक एग्जांपल से आप बहुत अच्छे से समझा सकते हैं कि मशीन और मैकेनिज्म में क्या डिफरेंस है या क्या अंतर है। ठीक है, तो मशीन एक मैकेनिज्म होता है या कई मैकेनिज्म्स का संयोजन होता है या कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है ना, तो एक मैकेनिज्म होगा मशीन, एक कोई मशीन क्या होता है? एक मैकेनिज्म होता है या फिर कई मैकेनिज्म्स का असेंबली होता है, जो निश्चित गति के साथ उपलब्ध ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी, उपलब्ध यांत्रिक ऊर्जा बोले, मैकेनिकल एनर्जी को किसी प्रकार के वांछित कार्य वांछित का मतलब होता है डिजायर्ड वर्क में पारेषित तथा रूपांतरित करता है। यानी मशीन का क्या काम है? ये मोशन को तो ट्रांसमिट और ट्रांसफॉर्म करेगा ही करेगा, लेकिन अवेलेबल एनर्जी जो होता है, मैकेनिकल एनर्जी जहां पे कहीं पे अवेलेबल है, तो उसको क्या करता है? ट्रांसफॉर्म करता है और ट्रांसमिट करता है। ट्रांसमिट करने का मतलब एक जगह से दूसरे जगह भेजता है। ठीक है, और ट्रांसफॉर्म करने का मतलब एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है। ठीक है, तो मशीन का काम केवल, देखिए मैकेनिज्म का काम केवल मोशन को ट्रांसमिट ट्रांसफॉर्म करना होता है, जबकि मशीन का काम मोशन को ट्रांसमिट तथा ट्रांसफॉर्म करने के साथ साथ मैकेनिकल एनर्जी को डिजायर्ड वर्क में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, आगे भी एग्जांपल से इस चीज को और अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, तो मशीन न तो कोई, इसके आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मशीन न तो कोई किसी प्रकार का, न तो किसी प्रकार का क्या है? ऊर्जा स्रोत है, सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं होता कि यही ऊर्जा स्रोत है। ठीक है,
और न ही कार्य प्रोड्यूस करता है, न तो ये वर्क प्रोड्यूस करेगा, बस क्या करेगा, कहीं एनर्जी होगा उसको क्या करेगा, प्रॉपरली यूटिलाइज करेगा वर्क में। तो यहाँ पे यही लिखा गया, मशीन ऊर्जा स्रोत से कार्य के प्रॉपर यूटिलाइजेशन में मदद करता है। ठीक है, बस वही हेल्प करता है, बस इतना सा काम है मशीन का। तो यहाँ पे हमने एक, यहाँ पे आपको बना हुआ दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। तो एक मैकेनिज्म का बहुत ही फेमस एग्जांपल है स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। ये मैकेनिज्म क्या है, स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। ठीक है, जिसमें एक स्लाइडर लगा हुआ है, एक क्रैंक लगा हुआ है, एक कनेक्टिंग रॉड लगा हुआ है। ठीक है, और ये फ्रेम है। ठीक है, ये फ्रेम है, इसको फ्रेम बोलते हैं जो फिक्स्ड है। ठीक है, तो क्रैंक क्या करता है, रोटरी मोशन करता है। तो ये रोटरी मोशन कन्वर्ट होता है स्लाइडर पर रेसिप्रोकेटिंग मोशन। तो यहाँ पे होता है रोटरी मोशन, रोटरी मतलब घूर्णी मोशन। ठीक है, और स्लाइडिंग मोशन होता है। यहाँ पे स्लाइडिंग का मतलब होता है एक लाइन में स्लाइड करना। ठीक है, लीनियर मोशन होता है। रेसिप्रोकेटिंग मोशन भी बोलते हैं, टू एंड फ्रो रेसिप्रोकेटिंग मोशन बोलते हैं, मतलब स्लाइडिंग मोशन को। ठीक है, तो ये क्या करता है, रेसिप्रोकेट करता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर ये आपके लिए इनपुट है, यानी यहाँ पे आप इनपुट दे रहे हैं, तो आप रोटरी मोशन में इनपुट देंगे और आपको आउटपुट क्या मिलेगा, रेसिप्रोकेटिंग मोशन में या स्लाइडिंग मोशन में। तो यहाँ पे अगर आप इनपुट देते हैं स्लाइडिंग मोशन का, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, रोटरी मोशन का आउटपुट मिलेगा। अगर यहाँ पे इनपुट देंगे तो ये आउटपुट, यहाँ पे ये इनपुट देंगे तो ये आउटपुट होगा। ठीक है, अब इसको आगे देखते हैं और समझते हुए चलते हैं। तो जैसे देखते हैं यहाँ पे क्या, जैसे जैसे एक स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म क्या करता है, स्लाइडर के रेसिप्रोकेटिंग मोशन को क्रैंक के रोटरी मोशन में कन्वर्ट करता है। जब यही मैकेनिज्म ऑटोमोबाइल इंजन में सिलेंडर और वाल्वों के साथ प्रयोग किया जाता है, तो यह एक मशीन बन जाता है। यानी जब सिलेंडर, वाल्व वगैरह सब कुछ प्रयोग कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा, मशीन बन जाएगा। तो देखिए आपको बता दें, मैकेनिज्म आप सिंपली प्लास्टिक का भी बना सकते हैं, क्योंकि वहां पे मतलब होता है केवल मोशन को एक रूप से दूसरे रूप में बदलना। लेकिन मशीन को आप प्लास्टिक से नहीं बना सकते, एक सुटेबल मटेरियल का बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या करता है, वर्क देता है, मतलब एनर्जी से वर्क का ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसमिशन करता है। तो वहां पे आपको क्या करना होगा, हैवी मटेरियल चाहिए, क्योंकि वहां पे फोर्सेज लगेंगे मशीन में, और फोर्सेज लगेंगे तो अच्छे खासे मटेरियल चाहिए, जिससे कि वो फोर्सेज के लगने के कारण टूटे ना, क्योंकि प्लास्टिक का रहेगा तो टूट जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीज होता है अंतर मशीन और मैकेनिज्म में। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। बन जाता है जो कि पिस्टन, यहाँ पे आगे, और जो कि पिस्टन पर प्राप्त बल को यानी उपलब्ध ऊर्जा को क्रैंक पर क्या करता है, टॉर्क में यानी बल आघूर्ण में कन्वर्ट करता है ना। आईसी इंजन और स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। तो स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म एक मैकेनिज्म है, और ऑटोमोबाइल इंजन या आईसी इंजन जो होता है क्या आपका, एक मशीन का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब जो है आगे बढ़ते हैं। मशीन के कुछ उदाहरण यहाँ पे हैं, मशीन के कुछ उदाहरण। ठीक है, जैसे रेसिप्रोकेटिंग पंप हो गया, पश्चाग्र पंप जिसको हिंदी में, आईसी इंजन, स्टीम इंजन, ठीक है, भाप इंजन इत्यादि हो गए। ठीक है, इसके अतिरिक्त आप लेथ मशीन, शेपर मशीन आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, प्लेनर मशीन, ड्रिलिंग मशीन, ये सभी के सभी क्या है, मशीन के एग्जाम्पल। ठीक है, इतना आप जो भी है ये सभी लिख सकते हैं। अब देखिए, अब यंत्र विन्यास के कुछ उदाहरण क्या है, जैसे टाइपराइटर है, आपका घड़ी है, घड़ी मतलब आपका रिस्ट वॉच भी हो सकता है। देखिए वॉच जो होता है वो रिस्ट वॉच ही होता है, मतलब कलाई में पहना जाता है, और क्लॉक भी हो सकता है, और खिलौने इत्यादि। क्योंकि इनमें क्या होता है, ऊर्जा तो प्रदान की जाती है, परंतु केवल अंगों के बीच घर्षण बल को ओवरकम करने के लिए, जिससे कि केवल वांछित गति, डिजायर्ड मोशन प्राप्त हो, न कि कोई यूजफुल वर्क। तो इन सब में क्या होता है, कोई हम यूजफुल वर्क नहीं लेते हैं, केवल ये सोचते हैं कि
इनके बीच क्योंकि कंपोनेंट लगे होंगे, हम जान रहे हैं कि मैकेनिज्म है या मशीन है तो उसमें कंपोनेंट लगे होंगे, तो कंपोनेंट के बीच फ्रिक्शन भी होगा क्योंकि वो कांटेक्ट में होंगे तो फ्रिक्शन होगा, घर्षण होगा, तो वो घर्षण बल को केवल ओवरकम कर दिया जाए अगर किसी मीन से, जैसे क्योंकि इसमें सेल वगैरह लगाए जाते हैं तो एनर्जी दिया जाता है ना। तो आप कहेंगे एनर्जी दे के आप तो यूजफुल वर्क ले रहे हैं, लेकिन नहीं, आप इस यहाँ पे समझ सकते हैं क्योंकि हमको बस मतलब यूजफुल वर्क नहीं है, कोई बहुत बड़ा 10 न्यूटन का बल लगा के हम कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं करवा रहे हैं। घड़ी की सुई पे हम ये नहीं कर रहे हैं कि 10 न्यूटन का लोड रख दे रहे हैं, तुम एक जगह से दूसरी जगह लेके जाओ, ठीक है। बस हमको उसको ये कहा जा रहा है, उससे हमको ये मतलब है घड़ी की सुई से कि तुम घूम के बस जो है सही समय पे मतलब सही जगह सही टाइम पे सही जगह पे रह के समय को सही सही बताओ, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या होता है, वो हमारा डिजायर्ड मोशन से काम चल जाता है। इसीलिए क्या होता है, ये सभी क्या कहलाते हैं, यंत्र विन्यास के एग्जाम्पल है, यानी कि मैकेनिज्म के एग्जाम्पल है, ठीक। अब आगे देखते हैं रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी आप लोगों को पता ही है, ठीक है, इसमें कोई वो है नहीं। रिजिड बॉडी क्या होता है, यदि किसी पिंड पर बल लगाने पर वह विरूपित न हो अथवा पिंड पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी नियत हो तो उसे क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग आगे। आगे है रेजिस्टेंट बॉडी, अगला। तो रेजिस्टेंट बॉडी ऐसा बॉडी होता है, ठीक है, यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रेजिस्टेंट बॉडी ऐसा बॉडी कि जिसपे फोर्स लगाएं तो उसके शेप और साइज में नेग्लेजिबल चेंज हो, तो उसको हम लोग रेजिस्टेंट बॉडी कहते हैं। आजकल जो रेजिस्टेंट बॉडी होते हैं वो एक्चुअली रिजिड बॉडी ही कहे जाते हैं, ठीक है। तो आजकल के जो रेजिस्टेंट बॉडी रिजिड बॉडी की तरह प्रीफर किए जाते हैं, यहाँ पे लिखा है आजकल सामान्यतः क्या होते हैं, प्रतिरोधी पिंडों को ही दृढ़ पिंड कहते हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ रहे हैं। मेन यहाँ पे हमारा जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है, काइनेमेटिक लिंक या लिंक, ठीक है, सिंपली लिंक बोलते हैं या एलिमेंट बोलते हैं या काइनेमेटिक लिंक बोलते हैं, ठीक है, यानी शुद्ध गतिक कड़ी या सिंपली कड़ी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पिछली बार एग्जाम में इसका डेफिनेशन पूछा हुआ था। तो लिंक क्या होता है, लिंक एक रेजिस्टेंट बॉडी होता है, यानी कि प्रतिरोधी पिंड होता है, अथवा देखिए, तो लिंक या तो एक रेजिस्टेंट बॉडी होगा या दृढ़ता से जुड़े हुए एक से अधिक पिंडों का समूह होगा तो भी वो एक लिंक कहलाएगा, जबकि उनके बीच कोई रिलेटिव मोशन न हो, यानी कोई सापेक्षिक गति न हो। तो कहने का यह मतलब हुआ, एक बॉडी है, एक रेजिस्टेंट बॉडी है, ठीक है, वो अगर दूसरे बॉडी के रिस्पेक्ट में, रेजिस्टेंट बॉडी के रिस्पेक्ट में या रिलेटिव अगर मोशन कर रहा है तो उसका मतलब हो गया वो क्या है, वो एक लिंक है, ठीक है। लेकिन अगर कई बॉडी मिल गए हैं, ठीक है, मिल गए हैं और वो आपस में कोई रिलेटिव मोशन नहीं कर रहे हैं, तो वो सभी मिलके एक ही लिंक बनाएंगे, ठीक है। अब रिलेटिव मोशन का क्या मतलब है, रिलेटिव मोशन का जैसे एग्जांपल से यहाँ समझते हैं, तो फिर आपको बताते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में अंतर्दहन इंजन में पिस्टन और पिस्टन रिंग, देखिए, तो पिस्टन और पिस्टन रिंग सेम वेलोसिटी से मूव करते हैं, ठीक है, तो इनके बीच कोई रिलेटिव मोशन नहीं हुआ। जब भी बात कर रहे हैं सेम वेलोसिटी, तो यहां ध्यान देंगे आप लोग, ये मत समझिए कि 10 मीटर पर सेकेंड, नहीं, 10 मीटर पर सेकेंड तो केवल स्पीड हो गया, वेलोसिटी नहीं हुआ, ठीक है। तो 10 मीटर पर सेकेंड किस डायरेक्शन में, तो दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, सबसे जरूरी बात ये। तो कभी भी वेक्टर आए तो वहां पे दिशा भी आता है, ये हम लोग बहुत तेजी से मिस करते हैं। जैसे ही बोल दिए सेम वेलोसिटी, तुरंत आ गया कि 10 मीटर पर सेकेंड चल रहा है, ये चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, ये भी चल रहा है सेम वेलोसिटी। नहीं भाई, अगर किसी एंगल पे दोनों है, तब किसी एंगल पे मूव कर रहे हैं, तब कहाँ दोनों का सेम वेलोसिटी हुआ, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो सेम वेलोसिटी नहीं कहेंगे, यानी उनके बीच रिलेटिव मोशन है, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान दीजिए। तो ये क्या करते हैं, पिस्टन और पिस्टन रिंग सेम वेलोसिटी से मूव करते हैं, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब सेम परिमाण और सेम दिशा में मूव करते हैं। कहने का मतलब मैग्नीट्यूड सेम रहेगा और डायरेक्शन भी सेम रहेगा। क्रैंक शाफ्ट पर गतिपाल पहिया और क्रैंक एक ही आरपीएम से एक डायरेक्शन में, या तो क्लॉकवाइज घूमेंगे या एंटी क्लॉकवाइज, सब तीनों एक साथ घूमेंगे। क्रैंक शाफ्ट, गतिपाल पहिया और क्रैंक, तो तीनों मिलकर क्या बनाएंगे, एक लिंक बनाएंगे, ठीक है। मशीन ढांचा और सिलेंडर आदि एक लिंक के उदाहरण है, यानी मशीन का जो ढांचा होगा, पूरा फ्रेम जो होगा मशीन का, और सिलेंडर होगा, वो फिक्स रहते हैं, स्थिर रहते हैं, तो उनके
उनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, वो एक लिंक बनाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब टाइप्स ऑफ लिंक हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ लिंक यानी कड़ियों के प्रकार। तो हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ लिंक। हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ लिंक यानी टाइप्स ऑफ लिंक यानी कड़ियों के प्रकार। तो लिंक क्या होता है, काइनेमेटिक लिंक क्या होता है ये जान गए। लिंक तीन प्रकार के होते हैं, एक रिजिड लिंक, एक फ्लेक्सिबल लिंक और एक फ्लूइड लिंक। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में आया तो आप यही लिखेंगे। हालांकि लिंक और भी टाइप के होते हैं और भी प्रकार से बताया जाता है, बाइनरी, टर्नरी और क्वाटर्नरी, इस तरह के भी लिंक होते हैं, लेकिन वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको आप लोग नेग्लेक्ट करिए, उसको छोड़िए। आपको जब आपके सामने आया अगर टाइप्स ऑफ लिंक लिखने के लिए तो आप यही लिखेंगे, पहला रिजिड लिंक यानी दृढ़ लिंक, दूसरा फ्लेक्सिबल लिंक यानी नम्य कड़ी और तीसरा फ्लूइड लिंक यानी तरल कड़ी। ठीक है, अब रिजिड लिंक क्या होता है इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में डेफिनेशन लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फिर उसी पर हम लोग फोकस करते हैं। रिजिड लिंक यानी दृढ़ लिंक क्या होता है? ऐसा लिंक या कड़ी जिसमें गति पारेषण के दौरान यानी मोशन ट्रांसमिशन के दौरान कोई डिफॉर्मेशन नहीं होता है। दृढ़ कड़ी जो होता है रिजिड लिंक कहलाता है। ठीक है, तो ऐसा लिंक जिसमें मोशन ट्रांसमिशन के दौरान कोई डिफॉर्मेशन नहीं हो, कोई डिफॉर्मेशन नहीं हो, जीरो डिफॉर्मेशन हो, जीरो डिफॉर्मेशन हो, उसे बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? रिजिड लिंक बोलते हैं। ठीक है, लेकिन एक्चुअली आपको बता दें कोई ऐसा रिजिड लिंक नहीं होता, हम बता चुके हैं आपको पहले ही। आजकल रेजिस्टेंट बॉडी ही रिजिड बॉडी की तरह बिहेव किए जाते हैं। तो एक्चुअली में ऐसा है ही नहीं कि आपका कनेक्टिंग रॉड है या फिर पिस्टन है तो उसमें डिफॉर्मेशन नहीं होता, ऐसा है नहीं, होता है, डिफॉर्मेशन होता है। ठीक है, नेग्लेजिबल भी होता है तो होता है। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे मान के चलेंगे कि नहीं ही होता है, क्योंकि आजकल रिजिड रेजिस्टेंट बॉडी ही रिजिड बॉडी की तरह बिहेव किए जाते हैं। तो कुछ एग्जांपल जैसे रिजिड लिंक है, क्रैंक हो गया, कनेक्टिंग रॉड हो गया, क्रैंक हो गया। ठीक है, इसके बाद अगला है फ्लेक्सिबल लिंक यानी नम्य कड़ी। व्हाट इज फ्लेक्सिबल लिंक? तो नम्य कड़ी क्या है? ठीक है, ऐसा कड़ी, ऐसा लिंक जिसमें मोशन के ट्रांसमिशन के दौरान पार्शियल डिफॉर्मेशन होता है, यानी पार्शियल डिफॉर्मेशन होगा, कम मतलब छोटा सा डिफॉर्मेशन, बट ये मोशन ट्रांसमिशन के में कोई बाधा नहीं उत्पन्न करता। यानी डिफॉर्मेशन तो होगा पार्शियल, लेकिन मोशन ट्रांसमिशन में कोई बाधा, कोई ऑब्स्ट्रक्शन, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा। ठीक है, इससे क्या होगा? मोशन ट्रांसमिट अच्छे से हो जाता है और इसको हम बोलते हैं फ्लेक्सिबल लिंक। देखिए, लिंक तभी होगा जब वो मोशन को ट्रांसमिट कर पाए। ठीक है, अगर वो ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा तो कोई उसका मतलब नहीं, वो लिंक कहलाएगा भी नहीं। ठीक है, जैसे स्प्रिंग होते हैं, स्प्रिंग ये जो यूज किए जाते हैं वो मोशन ट्रांसमिशन में भाग नहीं लेते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? वो कोई लिंक में नहीं जोड़े जाते हैं। ठीक है ना, अलग से लिंक नहीं होते स्प्रिंग। तो अगर आपको कहीं मैकेनिज्म में स्प्रिंग्स लगे हुए हैं तो कोई लिंक नहीं कहलाएंगे अलग से। ठीक है, अगर कुछ चीजें हैं जो जहां पे छोड़ दिया जाए, कुछ एग्जाम्पल है जहां स्प्रिंग को भी बोलते हैं लिंक, लेकिन ज्यादातर केसेज में नहीं बोलते हैं। अभी के लिए उसको वो हमारे बहुत बड़ा डील नहीं है, उसको छोड़ते हैं, क्योंकि वो सब चीजें आपके एग्जाम के लिए नहीं है। ठीक है, तो एग्जाम्पल जैसे कि बेल्ट, रोप, चेन और वायर, ये सभी क्या है? फ्लेक्सिबल लिंक के एग्जाम्पल है, लेकिन ये ध्यान देना है तनाव बल के अधीन, यानी कि इन टेंशन, जब इन पर केवल तनाव बल यानी टेंसाइल फोर्स लगा रहेगा तभी ये एज ए फ्लेक्सिबल लिंक बिहेव करेंगे, अदरवाइज कभी लिंक की तरह बिहेव नहीं करेंगे अगर ये फोर्स न लगा हो तो। ठीक है, तीसरा चीज हो गया, तीसरा जो है आपका फ्लूइड लिंक। ठीक है, जब किसी फ्लूइड के प्रेशर या कंप्रेशन तो जब किसी फ्लूइड के प्रेशर या कंप्रेशन मात्र से मोशन का ट्रांसमिशन होता है तो उसे क्या बोलते हैं? फ्लूइड लिंक। ठीक है, जैसे कि आपका हाइड्रोलिक ब्रेक हो गया, तो हाइड्रोलिक ब्रेक में क्या होता है? मोशन ट्रांसमिट होता है ना, हम लोग ब्रेक दबाते हैं तो जाके फोर्स लगता है पहियों पर और पहिया रुक जाता है। ठीक है, तो वो किसके कारण हो रहा है? फ्लूइड में जो प्रेशर हो रहा है, प्रेशर के द्वारा ट्रांसमिशन हो रहा है या कंप्रेशन के द्वारा ट्रांसमिशन हो रहा है। तो आपके फ्लूइड लिंक के कुछ एग्जांपल यहाँ पे हैं। ठीक है, जैसे कि आपका हाइड्रोलिक प्रेस हो गया, हाइड्रोलिक जैक हो गया या हाइड्रोलिक ब्रेक्स हो गए। तो इसमें जो फ्लूइड यूज किया जाता है मोशन पावर ट्रांसमिशन के लिए या फोर्स ट्रांसमिशन के लिए, वो क्या है? एक लिंक है। ठीक है,
उसको एक लिंक बोलते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग काइनेमेटिक पेयर, ठीक है, या सिंपली पेयर भी बोलते हैं। तो काइनेमेटिक पेयर या सिंपली पेयर, तो काइनेमेटिक पेयर क्या होता है, जब दो लिंक, ठीक है, आपको समझा देते हैं तब तक ये रिफ्रेश हो रहा है कि जब दो लिंक, ठीक है, यानी जब दो लिंक जो है आपस में कनेक्टेड हो, ठीक है, और उनके बीच रिलेटिव मोशन हो, तो वो दोनों मिलके क्या बनाते हैं, एक पेयर बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज लिखा गया है कि जब दो लिंक, सॉरी, कि जब दो कड़ियां इस प्रकार जुड़े हों कि उनके बीच का रिलेटिव मोशन हो, ठीक है, उनके बीच रिलेटिव मोशन हो, तो वे काइनेमेटिक पेयर बनाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा क्योंकि ये गलत हो गया था, ठीक है, मेरे हिसाब से ये सही नहीं था, मैंने बहुत बहुत किताबों में देखा, ठीक है, फिर ये गलत था क्योंकि ये डिप्लोमा के आधार पे था, डिप्लोमा के आधार पे सही नहीं था, ठीक है। तो छोड़िए उन सब बातों को, आपको क्या लिखना है कि सिंपली आप अभी बताए हैं कि दो लिंक दो तभी कहेंगे, दोनों को अलग अलग, जब दोनों के बीच मतलब दो बॉडी को लिंक तभी कहेंगे जब दोनों के बीच क्या हो, रिलेटिव मोशन हो। अगर रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो लिंक नहीं कहेंगे, ठीक है। और वही दोनों, जब दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं कि एक पेयर बना रहे हैं, दोनों लिंक क्या बना रहे हैं, एक पेयर बना रहे हैं। अदरवाइज दूसरे भाषा में भी कह सकते हैं कि काइनेमेटिक पेयर क्या होता है, दो लिंक्स का ज्वाइंट होता है, ठीक है, यानी दो लिंक का कनेक्शन या ज्वाइंट कह लीजिए, ज्वाइंट होता है जबकि उनके बीच रिलेटिव मोशन हो, ठीक है। यानी कि आपका जो काइनेमेटिक पेयर होगा एक्चुअली एक ज्वाइंट होता है, कनेक्शन होता है। जैसे आपका दरवाजा और फ्रेम है, तो दरवाजे और फ्रेम में क्या होता है, रिलेटिव मोशन होता है। तो दरवाजे में जो लगा कनेक्शन है, दरवाजे और फ्रेम से कनेक्शन किसके माध्यम से लगा, कब्जे द्वारा। तो वही कब्जा जो होता है, ठीक है, वही क्या कहलाता है, हिंज के रूप में है वो एक्चुअली में, तो वही क्या कहलाता है, एक पेयर कहलाता है, काइनेमेटिक पेयर। यानी क्या, अब देखिए ये जरूरी नहीं है कि काइनेमेटिक पेयर कोई मैकेनिकली ही जुड़ा होगा, मतलब कनेक्शन जो होगा, जो ज्वाइंट होगा, जिसको हम लोग पेयर बोल रहे हैं, वो मैकेनिकल ही हो। ज्वाइंट ये भी है, अगर मेरा हाथ और ये रिलेटिव मोशन करते हैं तो इनके ये दोनों कांटेक्ट में है ना, जब तक ये कांटेक्ट में है ये पेयर बना रहे, ठीक है। भले ही किसी भी तरह से फोर्स ऑफ ग्रेविटी से कांटेक्ट में है तब भी कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो वो काइनेमेटिक पेयर होगा जब मतलब कनेक्शन होना चाहिए दो बॉडी के बीच में, और दोनों बॉडी के बीच रिलेटिव मोशन होना चाहिए, या कहें दो लिंक के बीच कनेक्शन होना चाहिए और दोनों लिंक के बीच रिलेटिव मोशन होना चाहिए। तो वो दोनों जो कनेक्शन होगा, जो ज्वाइंट होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पेयर बोलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब टाइप्स ऑफ कंस्टेंट मोशन, ये आपके डिप्लोमा के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, जिनको जो लोग पढ़ चुके हैं वो लोग जरूर देख लेंगे, कोई बात नहीं है। तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक पेयर, यानी काइनेमेटिक पेयर के प्रकार देखेंगे, ठीक है, उसको हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं। तो टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक पेयर, यानी काइनेमेटिक पेयर के क्या प्रकार हैं, ठीक है। तो कई आधार पे काइनेमेटिक पेयर्स को क्लासिफाई किया जाता है। पहला जो है आपका नेचर ऑफ कांटेक्ट, पहला आपका क्या है, नेचर ऑफ कांटेक्ट यानी संपर्क की प्रकृति पर। दूसरा है नेचर ऑफ मैकेनिकल कांस्टेंट, यानी यांत्रिक जुड़ाव कैसा, उसकी प्रकृति पर। तीसरा है नेचर ऑफ रिलेटिव मोशन, यानी रिलेटिव मोशन यानी सापेक्षिक गतियां कैसे हो रही हैं उनके आधार पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन लिंक्स, क्योंकि यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसीलिए पहले लिखा गया। ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन लिंक्स, यानी कड़ियों के बीच यानी लिंक्स के बीच किस प्रकार का सापेक्षिक गति यानी कि रिलेटिव मोशन हो रहा है, उस आधार पे ये निम्न प्रकार के पेयर होते हैं। स्लाइडिंग पेयर या इसी को बोलते हैं प्रिस्मेटिक पेयर, पी से डिनोट करते हैं, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम एक होता है, ठीक है। टर्निंग पेयर रिलेटिव डिग्री ऑफ फ्रीडम अभी आगे बताएंगे, ठीक है। जो लोग पढ़े हैं हमसे वो जानते होंगे अच्छे से, नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, अभी आगे बताएंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो स्लाइडिंग पेयर, प्रिस्मेटिक पेयर पी से दिखाते हैं, टर्निंग पेयर, रिवोल्यूट पेयर और आर, ठीक है, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, ठीक है। फिर रोलिंग पेयर, सिलेंड्रिक पेयर सी से दिखाते हैं, ठीक है। रोलिंग पेयर या फिर बोलते हैं इसको सिलेंड्रिक पेयर, सी से दिखाते हैं, ठीक है, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, ठीक है।
बेसिकली आपको बता दें, एक्चुअली में रोलिंग पेयर अलग कर दिया जाता है, सिलेंडरिक पेयर अलग होता है, लेकिन आपके लिए इतना जो है इतना भी सटलिटी सही नहीं है, आप इतना ही लिख सकते हैं। आप सिंपली रोलिंग पेयर लिखेगा, सिलेंडरिक पेयर छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, केवल आप एक एक नाम लिख सकते हैं, वही सही है आपके लिए, उतना ही काफी है। डिग्री ऑफ फ्रीडम लिख देंगे तो कुछ ठीक ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली में देखिए रोलिंग पेयर का हमेशा डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 नहीं होता है, कभी कभी एक भी हो जाता है, तो कुछ चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें ध्यान देने वाली बातें। लेकिन अभी जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्क्रू पेयर अगला जो है अपना है, स्क्रू पेयर या हेलिकल पेयर बोलते हैं, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होता है, ठीक है। और लास्ट वाला स्फेरिकल पेयर या ग्लोबुलर पेयर बोलते हैं, जी से डिनोट करते हैं, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टेक्ट, यानी कॉन्टेक्ट कैसा है उनके बेसिस पर, तो लोअर पेयर हायर पेयर अभी एक एक करके हम लोग देखते हैं क्या क्या है, ठीक है। अच्छा यहीं पर हम समझा देते हैं कि हमको आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। स्लाइडिंग पेयर ऐसा पेयर जब दोनों लिंक के बीच स्लाइडिंग मोशन होता है, दोनों लिंक के सापेक्ष जो दोनों लिंक के बीच जो गति होता है वो स्लाइडिंग मोशन हो, तो वो क्या कहलाएगा, स्लाइडिंग पेयर बनाएंगे। वो दोनों लिंक मिलकर क्या बनाते हैं, स्लाइडिंग पेयर, ऐसे डेफिनेशन लिखेंगे। टर्निंग पेयर, यदि दोनों लिंक के बीच, दो लिंक के बीच रिलेटिव मोशन कैसा हो, टर्निंग मोशन हो, यानी कि घुमाव घुड़ी गति हो, तो वो दोनों लिंक मिलके एक टर्निंग पेयर बनाते हैं। रोलिंग पेयर क्या होता है, जब रोलिंग मोशन होता है दो लिंक के बीच, तो वो दोनों लिंक मिलके क्या बनाते हैं, रोलिंग पेयर बनाते हैं। स्क्रू पेयर, तो स्क्रू पेयर में जब स्लाइडिंग के साथ साथ टर्निंग दोनों मोशन होता है, मतलब स्लाइडिंग हो और रोटेटरी मोशन दोनों हो, ठीक है। जैसे स्क्रू में होता है, जब आप कसते हैं तो वो आगे भी जाता है स्क्रू, जैसे यहां से जब कसेंगे तो देखिए आगे भी जा रहा है और ये रोटेट भी करेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्क्रू पेयर, ठीक है। लेकिन दोनों डिपेंडेंट होते हैं, मतलब दोनों चीजें डिपेंडेंट होती है, अलग अलग नहीं होती है कि रोटेट करेंगे तो हमको पता होता है कि एक रोटेशन देंगे तो कितना आगे जाएगा, लीड के बराबर आगे जाएगा, ये सब चीजें हैं, ठीक है। तो ये है स्फेरिकल पेयर। फिर स्फेरिकल पेयर का मतलब होता है जब कोई बॉल सॉकेट, मतलब एक स्फीयर जो होता है किसी कैविटी के अंदर जब फंसा हो, तो उसका जो मोशन होता है, मतलब वो जो पेयर बनाते हैं स्फेरिकल पेयर, जैसे आप लोग मिरर देखे हैं, साइड मिरर में देखे हैं, तो वो तीनों एक्सिस के अबाउट 3 डायरेक्शन में मोशन कर सकता है, ठीक है। हमारा जो है ज्वाइंट होता है, ज्वाइंट पर यहाँ पर भी स्फेरिकल पेयर होता है। अभी स्फेरिकल पेयर का आपको फिगर दिखाते हैं, ठीक है, और इन सब का फिगर अभी दिखा देंगे, एक एक करके आप लोग समझ जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। लोअर पेयर, लोअर पेयर क्या है, लोअर पेयर जब दोनों लिंक के बीच एरिया या सरफेस कांटेक्ट हो, एरिया या सरफेस कांटेक्ट, यानी कि सतह दोनों का मिल रहा हो, जैसे यहाँ पे मेरे हाथ में एक लिंक है और मेरा हाथ, दोनों लिंक है, दोनों में रिलेटिव मोशन हो रहा है, ठीक है, और इन दोनों के बीच जो कांटेक्ट है क्या, पूरा एरिया कवर हो रहा है, तो एरिया कांटेक्ट इसको बोलते हैं। जब एरिया कांटेक्ट होगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरिया कांटेक्ट हो या फिर सरफेस कांटेक्ट बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, लोअर पेयर। ऐसा पेयर जिसमें ऐसा हो, लोअर पेयर। तो इसमें स्लाइडिंग पेयर, टर्निंग पेयर, रोलिंग पेयर, स्क्रू पेयर, स्फेरिकल पेयर, सभी के सभी क्या है आपके रोलिंग पेयर छोड़ दीजिए, तो रोलिंग पेयर छोड़ दीजिए, टर्निंग पेयर, ये सभी जो है क्या है आपके लोअर पेयर है, ठीक है। हायर पेयर, हायर पेयर ऐसा पेयर जिसमें लाइन कांटेक्ट या फिर पॉइंट कांटेक्ट हो दोनों लिंक के बीच, ठीक है। जैसे एक जो है रोल करता हुआ आपका सिलेंडर एक सरफेस पर रोल करता हुआ, ये जो सरफेस है इस सरफेस पर रोल करेगा, तो जो कांटेक्ट होगा केवल एक लाइन पर होता है। सिलेंडर जब रोल करता है सरफेस पर तो केवल लाइन कांटेक्ट होता है, तो उसको जो है वहां पे आपका क्या हो गया, हायर पेयर, ठीक है, हायर पेयर बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिकल कांस्टेंट, ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिकल क्लोजर या मैकेनिकल कांस्टेंट, क्लोज पेयर होता है, एक अनक्लोज पेयर या ओपन पेयर होता है, ठीक है। तो ये प्रकार हैं। कभी कभी आपको क्या कर देता है, केवल लिस्ट करने के लिए देता है, क्या देता है कि लिस्ट करिए, केवल लिस्ट करने का मतलब बस उनको लिख दीजिए। पहले काइनेमेटिक पेयर का डेफिनेशन क्या है ये बताइए, और फिर काइनेमेटिक पेयर्स को लिस्ट कर दीजिए। तो भले ही आप डेफिनेशन नहीं लिख पाते हैं, अगर लिस्ट भी कर देते हैं, अगर पूछ भी देता है काइनेमेटिक पेयर्स को बताइए और डेफिनेशन नहीं लिख पाते हैं लेकिन लिस्ट ही कर देंगे, तो भी आपको कुछ ना कुछ नंबर मिल जाएगा, ठीक है।
लेकिन कोशिश करेंगे डेफिनेशन लिखने के लिए। हाँ, अगर कहता है कि लिखिए, केवल लिस्ट करिए या बताइए कितने प्रकार के हैं, तो आप करिए, ठीक है। और सभी का डेफिनेशन मत लिखने चले जाइएगा, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, आपका समय जो है लॉस होगा। तो कुछ कुछ का ही डेफिनेशन लिखना होगा, बाकी का छोड़ देना होगा, ठीक है। अभी आपको दिखाते हैं सबका। अब देखते हैं हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्योंकि ये आपके सिलेबस में टॉपिक है, मे भी पूछ दे कभी, तो कैसे हम लोग बताएंगे, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, इसको समझते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है, ठीक है, DOF से डिनोट करते हैं, स्वातंत्र कोटिया बोलते हैं हिंदी में, स्वातंत्र कोटिया लिख लेंगे। किसी रिजिड बॉडी अथवा सिस्टम ऑफ रिजिड बॉडी के कॉन्फ़िगरेशन को, या यहीं पे आपको अगर मैकेनिज्म बोल दिया तो बोल देंगे किसी मैकेनिज्म, रिजिड बॉडी की जगह पर क्या कर देंगे, किसी मैकेनिज्म के कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो किसी रिजिड बॉडी या मैकेनिज्म, सेम ही है, सेम डेफिनेशन है सबके लिए। तो जैसे यहाँ पे है रिजिड बॉडी का, हम लोग एग्जांपल लेके समझते हैं। आप मैकेनिज्म में आप पुट करके मैकेनिज्म भी लिख सकते हैं। तो किसी रिजिड बॉडी अथवा सिस्टम ऑफ रिजिड बॉडी के कॉन्फ़िगरेशन को फिक्स करने के लिए, कॉन्फ़िगरेशन मतलब वो स्पेस में किस पोजीशन पे अटका हुआ है, पड़ा हुआ है, ठीक है। मतलब आप एक तो सबसे जरूरी चीज होता है कि रिफरेंस एक्सिस रहेगा आपका। आप रिफरेंस एक्सिस चुनेंगे ना, तो रिफरेंस एक्सिस चुनने के बाद जो है आप देखते हैं कि उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, मतलब कहाँ पे टिका हुआ है स्पेस में, उसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं आपका कॉन्फ़िगरेशन को फिक्स करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है, या पैरामीटर्स की संख्या को डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं, ठीक है। तो यही है कि कॉन्फ़िगरेशन को फिक्स करने के लिए आवश्यक, यानी कि रिक्वायर्ड मिनिमम इंडिपेंडेंट वेरिएबल या पैरामीटर्स की संख्या को, यानी नंबर्स को डिग्री ऑफ फ्रीडम बॉडी का या फिर सिस्टम का कहते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में यहाँ पे हमने एक बॉडी बनाया, रिजिड बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पे जब रिजिड बॉडी है, तो अगर इसको हमको कॉन्फ़िगरेशन को फिक्स करना हो, तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए एक पॉइंट ले लेते हैं, और पॉइंट का मतलब हमारा ये रिफरेंस एक्सिस है, और ये प्लेनर बॉडी है। यहाँ पे ये कौन सा बॉडी है, प्लेनर बॉडी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। हम स्पेस में नहीं मान रहे हैं, किसी प्लेन में बस मान रहे हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा, ठीक है, समझने के लिए। तो हालांकि किसी प्लेनर बॉडी, स्पेशियल बॉडी का, यानी कोई स्पेस में बॉडी हो, तो उसका 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए तो आप यहाँ पे बता देंगे कि 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, लेकिन प्लेनर बॉडी का 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। कैसे देखते हैं, तो इस पॉइंट को हम क्या कर सकते हैं, एक्स एक्सिस पर इसका क्या कर देते हैं, प्रोजेक्शन डाल सकते हैं। तो ये जो लंबाइयां होंगी एक्स और वाई पर जो होगी, वो क्या बता देंगी, इसका पोजीशन बता देंगे। तो क्या इसका कॉन्फ़िगरेशन फिक्स हो गया, नहीं। क्या हो सकता है, ये पॉइंट इसी पर फिक्स होकर ये बॉडी ऐसे रोटेट भी कर सकता है। तो हमको एक और पैरामीटर की जरूरत पड़ेगी, जो मान लीजिए हॉरिजेंटल से या कहीं से भी आप ले सकते हैं, वर्टिकल से भी एक एंगल ले लिया, थीटा। ये थीटा भी जब फिक्स कर दिया, तो अब यहाँ पे फिक्स हो गया। 3 चीजें बता के हमने फिक्स कर दिया कि इसका कॉन्फ़िगरेशन कहां पर है, इस रिफरेंस एक्सिस के रिफरेंस में, संदर्भ में कहां पर है, ठीक है। तो ये हम बता दिए, तो यानी इसका हमने कॉन्फ़िगरेशन फिक्स कर दिया। उसके लिए 3 पैरामीटर की जरूरत हुई, इसीलिए 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। ठीक है, अब देखते हैं प्रिस्मेटिक पेयर या स्लाइडिंग पेयर, ठीक है। ये सब डेफिनेशन आपको बता दिए। इसका केवल जो है हम लोग डायग्राम बनाना जरूरी है, ठीक है। तो डायग्राम हम आपको दिखाते हैं। तो डायग्राम यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका स्लाइडिंग पेयर का बना हुआ है, यहाँ पे आपका टर्निंग पेयर का बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे स्लाइडिंग पेयर है, कैसा पेयर है, स्लाइडिंग पेयर, ठीक है। क्या होगा कि ये जो रॉड होगा स्क्वायर होल में, वो इसका नाम है एग्जाम्पल के रूप में स्क्वायर रॉड इन अ स्क्वायर होल, या रेक्टेंगुलर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या होगा, ये केवल क्या कर सकता है, इस डायरेक्शन में स्लाइड करेगा, ठीक है ना। ये रोटेट नहीं कर सकता, आप रोटेट भी कराएंगे तभी नहीं, तो केवल क्या करेगा, स्लाइड करेगा। तो स्लाइडिंग पेयर दोनों लिंक बना रहे हैं, ये वाला
ये दो मान लीजिए और ये एक मान लीजिए, तो एक दो दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, स्लाइडिंग पेयर बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे टर्निंग पेयर, क्योंकि ये क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है। और यहाँ पे कॉलर लगा हुआ है, कॉलर क्या करेगा, इसको अंदर मतलब इधर नहीं जाने देगा, इस गति को रोक देगा। ठीक है ना, तो केवल क्या करेगा, रोटेट करेगा, तो इसको हम टर्निंग पेयर बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके रोलिंग पेयर हैं, बॉल बियरिंग और आपका रोलर बियरिंग, बॉल बियरिंग और रोलर बियरिंग। तो ये बॉल बियरिंग है, इसमें बॉल होता है बियरिंग में। ठीक है, ये पॉइंट कांटेक्ट होगा। यहाँ पे रोलर बियरिंग में रोलर लगा होता है। ठीक है, अब जो है स्क्रू पेयर का देखते हैं। स्क्रू पेयर या हेलिकल पेयर, ठीक है, यदि दो लिंक एक दूसरे के सापेक्ष टर्निंग मोशन के साथ साथ स्लाइडिंग मोशन भी करते हैं तो स्क्रू पेयर बनाते हैं। स्क्रू पेयर का कुछ ऐसे फिगर है। तो ये इसका एग्जांपल जैसे लीड स्क्रू एंड नट इन है लेथ। लेथ में जो लीड स्क्रू और नट का जो होता है, यहाँ पे आपका स्क्रू ऐसे बना हुआ है। ठीक है, और इसके ऊपर ये जो है हमने वो दिखा दिया है। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये रोटेट भी करेगा और आगे भी जाएगा। ठीक है, लेकिन दोनों आपस में निर्भर रहते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, अगर आपको फार्मूला लिखना हो तो डेल्टा एस अपॉन एल इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन 2 पाई। ठीक है, इसको छोड़िए, इसको आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। हाँ, स्फेरिकल पेयर का हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं एक बार। ठीक है, स्फेरिकल पेयर का फिगर कैसे रहेगा ये देख लिया हमने। ये है स्फेरिकल पेयर का जो है, ऐसे आप फिगर बनाएंगे स्फेरिकल पेयर। ठीक है, तो इसमें देखिए दो तीनों एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ये तीनों एक्सिस के अबाउट जो होगा, ये जो होगा, ये स्फीयर जो सॉकेट के अंदर है ये मोशन कर सकता है। ये जो स्फीयर है ये क्या कर सकता है, इस एक्सिस, ये वाला एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस के अबाउट मोशन कर सकता है। ठीक है, अब लोअर पेयर और हायर पेयर के बारे में देख लेते हैं। तो लोअर पेयर और हायर पेयर हम लोग जान ही रहे हैं कि जब एरिया कांटेक्ट होता है तो लोअर पेयर होता है। तो इसमें जो आपका जो है ये है स्क्रू पेयर, स्लाइडिंग पेयर, ठीक है, टर्निंग पेयर, ये सभी क्या आते हैं, लोअर पेयर के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, हायर पेयर में क्या होता है, हायर पेयर में जब दो लिंक के बीच पॉइंट अलाइन कांटेक्ट होता है तो हायर पेयर बनाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल व्हेन व्हील रोलिंग ऑन सरफेस, एक सरफेस पर व्हील रोल कर रहा है, यानी पहिया रोल कर रहा है। ठीक है, या सिलेंडर। कैम एंड फॉलोअर पेयर, कैम एंड फॉलोअर टू द गियर, बॉल एंड रोलर बियरिंग। ठीक है, ये सभी क्या है, हायर पेयर के एग्जाम्पल। चलिए अब देखिए क्लोज्ड और अनक्लोज्ड पेयर भी देख लेते हैं। ठीक है, फिर ये हमारा टाइप्स ऑफ पेयर एंड होता है। ठीक है, तो क्लोज्ड एंड अनक्लोज्ड पेयर, यहाँ पे आपका क्लोज्ड पेयर का मतलब क्या होता है, पूरी तरह से क्लोज्ड होगा। ठीक है, मैकेनिकली बंद होगा, ऐसे जैसे क्लोज पेयर ऐसे होता है। ठीक है, ओपन पेयर में क्या होगा, मैकेनिकली ऐसे खुला होगा। ठीक है, ये केवल इसमें जो कांटेक्ट होता है किसी स्प्रिंग फोर्स या फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण कांटेक्ट होता है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, आप चाहे तो पॉज करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों को। चलिए अब जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। ज्वाइंट तो कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, काइनेमेटिक चेन, लॉग्ड चेन और नॉन काइनेमेटिक चेन ये ज़रूरत है, लेकिन आपको फार्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए तो अभी बता देंगे। तो काइनेमेटिक चेन का डेफिनेशन, ये सब फार्मूले सवाल लगाने की आपकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपकी सिलेबस में है नहीं। ठीक है, हाँ, काइनेमेटिक चेन और मैकेनिज्म हम देख लेते हैं, बता देते हैं आपको, फिर जो है आगे बढ़ते हैं। इसी पे बता देते हैं। चलिए, तो काइनेमेटिक चेन क्या होता है कि जब कई बॉडी, ठीक है, कनेक्टेड हो आपस में,
क्या मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो काइनेमेटिक चेन का मतलब होता है कि जब कई बॉडी इस प्रकार से आपस में कनेक्टेड हो कि एक को अगर मोशन दे तो दूसरा जो सभी के सभी बॉडीज हैं वो प्रेडिक्टेबल और कांस्टेंट मोशन करें, ठीक है, और एक डेफिनिट मोशन करें। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि ये जो है अगर हम इसको एक मोशन देते हैं तो हमेशा हमको पता रहेगा एक आउटपुट लिंक होगा जो कि क्या करेगा, हमेशा एक जो हम मोशन चाहते हैं जिसके लिए बनाए हैं वही मोशन करेगा, ठीक है। तो उसको हम लोग काइनेमेटिक चेन बोलते हैं, ठीक है। यानी एक तरह का मैकेनिज्म का ही डेफिनेशन काइनेमेटिक चेन के डेफिनेशन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा। सॉरी, हाँ, मैकेनिज्म का ही डेफिनेशन, बशर्ते एक चीज और होता है। अब जो लोग पढ़े होंगे उसमें सारी चीजें बताएं कि काइनेमेटिक चेन ऐसे कैसे चेक करते हैं एक्चुअली में। अब यहाँ पे चेक करके बता सकते हैं कि ये काइनेमेटिक चेन है कि नहीं, ठीक है ना। तो कई पिंड, एक्चुअली क्या है काइनेमेटिक चेन, कई लिंक्स का असेंबली है, ठीक है ना, जो कि इस प्रकार से जुड़े हों कि कैसे भी जुड़े हो सकते हैं, ठीक है। बस ये होना चाहिए कि एक को अगर हम इनपुट देते हैं तो बाकी सभी अदर लिंक के रिस्पेक्ट में क्या होने चाहिए, रिलेटिव मोशन तो करने चाहिए। एक पहला चीज रिलेटिव मोशन, और दूसरा चीज वो रिलेटिव मोशन आपका फिक्स रहेगा कि हाँ यही रिलेटिव मोशन होना है, इतने ही स्पीड से होना है, इतने ही आरपीएम से होना है, ठीक है, इतने ही वेलोसिटी से होना है, ये फिक्स होता है, ठीक है। तो बस ये चीजें ध्यान दीजिएगा। अब इसी में जब किसी काइनेमेटिक चेन के एक लिंक को हम जब फिक्स कर देते हैं, मान लीजिए कोई काइनेमेटिक चेन है, ये काइनेमेटिक चेन ही बताता है, ठीक है। अब इसके एक लिंक को फिक्स कर देते हो तो ये क्या बताता है, मैकेनिज्म को बताता है। किसको बताता है, इसी को मैकेनिज्म कहते हैं। क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म का एक और डेफिनेशन हो गया जब किसी काइनेमेटिक चेन के एक लिंक को फिक्स कर देते हैं। इसमें 4 लिंक है, 1 2 3 4, ठीक है। तो एक लिंक को फिक्स कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब जो है हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म, आपके प्रकार, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म में हम सिंपली आपका नंबर एक देखिए, एक नंबर ऑफ लिंक्स के बेसिस पर होता है, यानी कड़ियों के आधार पे होता है। जो इसमें सिंपल मैकेनिज्म होता है आपका, कंपाउंड मैकेनिज्म होता है। आप पढ़ लेंगे, ठीक है, हम बता रहे हैं, या लिखना होगा तो लिख लेंगे जल्दी से। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लिंक्स, यानी कड़ियों की संख्या के आधार पर होता है सिंपल मैकेनिज्म, कंपाउंड मैकेनिज्म, ठीक है। सिंपल मैकेनिज्म क्या होता है, जिसमें 4 लिंक, ठीक है। सिंपल मैकेनिज्म क्या हो, जिसमें 4 लिंक हो उसे सिंपल मैकेनिज्म कहते हैं। जिसमें 4 से अधिक लिंक होते हैं वो क्या होता है, कंपाउंड मैकेनिज्म होता है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा हो गया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पेयर्स, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पेयर्स मतलब कितने पेयर मिलके मैकेनिज्म बन रहा है। तो जैसे हो गया आपका, एक हो गया मैकेनिज्म विथ 3 पेयर्स, यानी 3 पेयर के साथ मैकेनिज्म होगा। तो ये मैकेनिज्म तभी एग्जिस्ट करता है जब या तो तीनों उसमें पेयर स्लाइडिंग पेयर हो। देखिए कोई भी मैकेनिज्म आप मिनिमम, अगर आपसे पूछे मिनिमम कितने पेयर से आप मैकेनिज्म बना सकते हैं, तो आप हमेशा बोलेंगे 4 पेयर, ठीक है ना। अगर 3 पेयर से बन रहा है मैकेनिज्म तो या तो वो तीनों 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 स्लाइडिंग पेयर होगा। स्लाइडिंग पेयर मतलब प्रिस्मेटिक, तो 3P लिखा, तीनों स्लाइडिंग पेयर होगा, या फिर एक प्रिस्मेटिक होगा, एक हेलिकल होगा यानी स्क्रू पेयर होगा, और एक क्या होगा, टर्निंग पेयर होगा यानी कि रिवॉल्यूट पेयर होगा। ऐसे होगा तभी बन पाएगा, ठीक है। अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ, तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पेयर्स हम बताएं कि मैकेनिज्म विथ 3 पेयर्स, यानी 3 युगलों वाला मैकेनिज्म यंत्र विन्यास। दूसरा आपका मैकेनिज्म विथ 4 पेयर्स, यानी कि 4 युगलों वाला, 4 युगलों वाला यानी 4 पेयर्स वाला मैकेनिज्म, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पे है, इसको 4 बार मैकेनिज्म भी बोलते हैं। जो 4 पेयर वाला मैकेनिज्म होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, 4 बार मैकेनिज्म बोलते हैं, ठीक है। फिर मैकेनिज्म विथ मोर देन 4 पेयर्स, यानी 4 पेयर से अधिक पेयर वाला, 4 से अधिक पेयर वाला मैकेनिज्म होता है, ठीक है। उसके बाद होता है ऑन द बेसिस ऑफ पैरेलल, नॉन पैरेलल, प्लेनर और स्पेशियल मैकेनिज्म, ठीक है। तो अभी इसमें हम लोग भटकते नहीं है, और अभी चीजें हमको देखनी है तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आता है वो आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 बार काइनेमेटिक चेन एंड 4 बार मैकेनिज्म, ठीक है।
तो सबसे पहले हमने बताया कि काइनेमेटिक चेन के ही एक लिंक को फिक्स करते हैं तो मैकेनिज्म हमारा मिलता है। तो सबसे पहले समझेंगे काइनेमेटिक चेन 4 बार, फिर उसके बाद एक लिंक को फिक्स कर देने पर हमारा काइनेमेटिक सॉरी वो मैकेनिज्म बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 बार क्या लिखा गया है हमारा, 4 बार काइनेमेटिक चेन या फिर मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये आपसे एग्जाम में पूछता है बहुत बार। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो ये काइनेमेटिक चेन 4 रिजिड लिंक्स, ठीक है, यानी 4 रिजिड लिंक से मिलकर बना होता है जो चतुर्भुज के रूप में यानी एक क्वाड्रिलेटरल के रूप में, क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में जुड़े होते हैं। ठीक है, 4 पिन ज्वाइंट्स द्वारा वो भी जुड़े होते हैं। 4 पिन ज्वाइंट्स यानी चारों जो लिंक होंगे उनमें पिन ज्वाइंट होगा। जैसे दोनों में होल होगा, यहाँ पे 2 लिंक है, यहाँ पे देखिए इन दोनों में होल होगा, होल करके क्या किया जाएगा, इसमें पिन लगा दिया जाएगा, लेकिन ये रोटेट करने के लिए फ्री होंगे। ठीक है, रोटेट करने के लिए क्या होंगे, फ्री होंगे। तो पिन ज्वाइंट द्वारा जुड़े होते हैं और ये पिन ज्वाइंट जो होते हैं, चारों पिन ज्वाइंट क्या कहलाते हैं, टर्निंग पेयर बनाते हैं। अभी बताया ना रोटेट होने के लिए फ्री है, तो क्या कौन सा पेयर, टर्निंग पेयर। जब 4 बार काइनेमेटिक चेन को फिक्स कर देते हैं तो उसे 4 बार चेन मैकेनिज्म कहते हैं। यानी एक लिंक को फिक्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो 4 बार मैकेनिज्म या 4 बार चेन मैकेनिज्म हो जाएगा। ठीक है, अब पार्ट क्या क्या है 4 बार चेन मैकेनिज्म के, इंपॉर्टेंट है। देखिए तो इसके 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने बनाया हुआ है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये और ये। तो ये फिक्स लिंक है, फिक्स लिंक को हम फ्रेम कहते हैं। ठीक है, ये क्रैंक है जो कंप्लीट रोटेशन करता है उसको क्रैंक बोलते हैं। ठीक है, ये जो आउटपुट लिंक होता है उसको लीवर या रॉकर कहते हैं, ये ऑसिलेट करता है। और जो आउटपुट लिंक को क्रैंक से जोड़ता है उसको हम लोग कपलर या कनेक्टिंग रॉड बोलते हैं, कपलर या कनेक्टिंग रॉड बोलते हैं। तो ये 4 पार्ट हैं आपके इसमें। ठीक है, ये चारों पार्ट के यहाँ पे जो है डेफिनेशंस लिखे हुए हैं, क्या क्या कैसे लिखना है इनको। ठीक है, तो ये हो गया आपका 4 बार मैकेनिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, उसके बाद आता है आपका ग्रासहोफ्स लॉ। ठीक है, तो ग्रासहोफ्स लॉ में हम लोग ज्यादा नहीं देखेंगे, बस उसका हम आपको डेफिनेशन बता देते हैं क्या होता है। ठीक है, कैसे लिखना है, क्या बना देना है। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात, बस उतना ही, ज्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं तो ज्यादा ही समय लॉस होगा। ठीक है, क्योंकि आगे अभी हमको और भी चीजें देखनी है इसमें। ठीक है, तो ग्रासहोफ्स लॉ, तो ग्रासहोफ लॉ क्या कहता है, ग्रासहोफ का नियम, ग्रासहोफ के नियम, इस नियम के अनुसार क्या, यदि लार्जेस्ट और शॉर्टेस्ट लिंक के लंबाइयों का योगफल अन्य 2 लिंक के लंबाइयों के योगफल के से कम या बराबर है तो 4 बार मैकेनिज्म को का एक कम से कम एक लिंक क्या होता है, रिवॉल्विंग लिंक होता है, यानी क्रैंक होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये किसके लिए वैलिड है, 4 बार मैकेनिज्म के लिए वैलिड है। ठीक है, और इसमें एक शॉर्टेस्ट लिंक होगा, स्मॉल, एक लॉन्गेस्ट होगा, एक दो अदर लिंक होंगे। ठीक है, तो अगर शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट लिंक का सम कम हो या बराबर हो अदर 2 लिंक के सम से, तो क्या करेंगे, इसमें एक कम से कम एक जो लिंक होगा जो क्रैंक बन जाएगा। ठीक है ना, मतलब कंप्लीट रोटेशन करेगा, यही लॉ है। और ये आपका इक्वेशन, मतलब ये फार्मूला, इसको ऐसे फार्मूला की तरह लिख लेते हैं, एक एक को बता देते हैं क्या क्या है। ठीक है, और ये आपको क्या, ये क्या कर देते हैं, आप फिगर बना देते हैं। इसके बाद बहुत सारी भी चीजें हैं लेकिन वो हम लोग अभी नहीं देखेंगे, ये फिगर बना देते हैं, ये सब चीजें नोट्स वगैरह इनको हम लोग छोड़ते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इन्वर्जन ऑफ 4 बार मैकेनिज्म, क्योंकि ये पूछा हुआ था पिछली बार कि कोई एक जो है इन्वर्जन बताइए 4 बार मैकेनिज्म का। तो ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो बीम इंजन सबसे पहले देखते हैं, बीम इंजन। ठीक है, तो हम पूरा पढ़ते हुए नहीं बताएंगे, सीधे सीधे बताएंगे बीम इंजन का कंस्ट्रक्शन कैसे कैसे वर्क करता है हम बता देंगे। ठीक है, वो आपको लिखना कैसे है वो आप लिख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला चीज है 4 बार, ये क्या है, एप्लीकेशन या इन्वर्जन है। ठीक है, इन्वर्जन से ज्यादा सही है कहना एप्लीकेशन है। ठीक है, एप्लीकेशन या इन्वर्जन, एप्लीकेशन या इन्वर्जन 4 बार मैकेनिज्म के, जैसे इसमें क्या है, एक बीम इंजन, बीम इंजन का कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा होता है। ठीक है, एक फ्रेम है, जैसे यहाँ पे एक फ्रेम है और ये भी क्या है, फ्रेम ही है। ठीक है, इसमें एक लिंक जो है ऐसे छोटे से लिंक होता है जिसको हम क्रैंक बोलते हैं, ये रोटेट करता है, इससे एक कनेक्टिंग रॉड, ये सी लिंक जुड़ा हुआ है जो कनेक्टिंग रॉड या कपलर है, और ये लीवर या रॉकर है, और लीवर को क्या कर देते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं बाहर की ओर और बढ़ा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक क्या कर देते हैं, एक और लिंक से जोड़ देते हैं पिस्टन को।
ठीक है, पिस्टन से एक सिलेंडर में। अब जब होता है इसको, या तो एक्चुअली बीम इंजन का मतलब था कि इसको इसमें जो है फ्लूइड भेज के, यानी कि आपका स्टीम भेज के क्या करना है, इस क्रैंक को चलाना, ठीक है, या फिर इससे आप उसको चला सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। तो इसमें अगर आप स्टीम भेजेंगे और ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा तो एक क्रैंक रोटरी मोशन करेगा, तो इसको आप किसी इंजन से जोड़ के इंजन को चला सकते हैं, मतलब कोई मशीन को जोड़ के, सॉरी मशीन को जोड़ के मशीन को चला सकते हैं, या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है, ठीक है, दोनों चीजें। तो बीम इंजन यही है। अब देखते हैं हम लोग कपलिंग रॉड ऑफ लोकोमोटिव, इसको देख लेते हैं। तो ये होता है कपलिंग रॉड ऑफ लोकोमोटिव, ये आपका कपलिंग रॉड ऑफ लोकोमोटिव, लोकोमोटिव का कपलिंग रॉड है, ठीक है। लोकोमोटिव मतलब आपका रेल का इंजन का, सॉरी रेल के पहिए में, ठीक है। तो रेल के पहिए में दो पहिए ऐसे जुड़े होते हैं, तो देखिए ये शाफ्ट है, ठीक है। अब दोनों तरह से सोच सकते हैं, जैसे कि ये साइड से देखते हैं, मतलब ये अगला पहिया है, इसके पिछले का पहिया, ठीक है। मतलब ये अगला वाला पहिया है, पिछला वाला पहिया, तो अगले वाले पहिए से पिछले वाले पहिए पर मोशन का ट्रांसमिशन कैसे होता है। तो एक्चुअली जो यहाँ पे शाफ्ट लगे होते हैं, ठीक है, यहाँ पे शाफ्ट लगे होते हैं, यहाँ पे जो शाफ्ट है, यहाँ पे जो शाफ्ट लगा होगा और दूसरे से जुड़ा होगा, उससे जो है मोशन का ट्रांसमिशन नहीं होता, पावर ट्रांसमिट नहीं होता है, ठीक है। एक्चुअली में पावर ट्रांसमिट किसके माध्यम से होता है, यहाँ पे एक कपला, यहाँ पे एक रॉड लगा होता है, इससे होता है, और यहाँ पे दो क्रैंक लगे होते हैं, दो बराबर लंबाई के लगे होते हैं, और ये क्या होता है, एकदम समांतर चतुर्भुज के रूप में होता है। तो जब ये चलेगा, जैसे ये चलेगा जिस आरपीएम से, तो ये भी क्या करेगा, उसी आरपीएम से ऐसे चलने लगेगा, ठीक है। इसी को लोग कपलिंग रॉड ऑफ लोकोमोटिव कहते हैं। उसके बाद वाट्स इंडिकेटर है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, उसकी इन्वर्जन, ठीक है, देख लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो पहले जानते हैं स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म क्या होता है। तो जब हम लोग एक 4 बार चेन में, ठीक है, 4 बार चेन में एक लिंक को जब किसी स्लाइडर से बदल दिया जाता है तो वो क्या हो जाता है, एक स्लाइडर क्रैंक चेन कहलाता है। जब उसी के एक लिंक को फिक्स कर देते हैं तो स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा गया है कि जब किसी 4 बार चेन के या मैकेनिज्म के टर्निंग पेयर को एक स्लाइडिंग पेयर में बदल दिया जाता है तो वह स्लाइडिंग सिंगल स्लाइडर क्रैंक बन जाता है। ये सिंगल स्लाइडर क्रैंक या स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म एक बात है, ठीक है, डबल स्लाइडर अलग बात है। तो इसको आगे बढ़ाते हैं। तो फर्स्ट इन्वर्जन इसका क्या है, फर्स्ट इन्वर्जन मतलब पहला क्या है, एप्लीकेशन, ठीक है, कि जब इस वाले लिंक को फिक्स करते हैं तो ये फर्स्ट इन्वर्जन होता है। तो कोई भी इन्वर्जन, जैसे इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका एप्लीकेशन जो है आपका रेसिप्रोकेटिंग पंप। देखिए हम बता दें कि जो कोई भी मैकेनिज्म, सॉरी कोई भी मैकेनिज्म, हाँ कोई भी मैकेनिज्म होता है, जैसे यहाँ पे आपका स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म है, ठीक है, यहाँ पे स्लाइडर होगा, स्लाइड करेगा, यहाँ पे ये फिक्स होगा, ये क्रैंक होगा, ये कनेक्टिंग रॉड होगा। तो ये क्या है, पूरा मैकेनिज्म। अब इसके डिफरेंट डिफरेंट लिंक हो, जैसे इसको अगर एक लिंक नंबर 1, क्रैंक को 2 मान रहे हैं, इसको 3 मान रहे हैं, और स्लाइडर को क्या मान रहे हैं, 4 मान रहे हैं। तो हर एक लिंक को फिक्स करके आप अलग अलग तरह का मैकेनिज्म प्राप्त कर सकते हैं, जिसी उसी को हम लोग बोलते हैं मैकेनिज्म्स का इन्वर्जन। तो जैसे कि अगर इस पहले लिंक को फिक्स करते हैं तो पहला इन्वर्जन मिलता है। इसके क्या क्या एप्लीकेशन है, क्या क्या कहाँ कहाँ यूज होता है, तो रेसिप्रोकेटिंग इंजन में और रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में, ठीक है। रेसिप्रोकेटिंग इंजन में क्या होता है, यहाँ पे इनपुट होता है, यहाँ आउटपुट होता है। कंप्रेसर में यहाँ पे इनपुट होता है, यहाँ पे आउटपुट होता है। कंप्रेसर देखते हैं ना आप, जो है इलेक्ट्रिसिटी से स्विच दबाते हैं, ठीक है, और क्या करता है, हवा एक टंकी में भरता है, उसका जो है यही उसमें जो मैकेनिज्म यूज होता है यही होता है, ठीक है। हवा भरवाने जाते हैं तो आप लोग देखते हैं एक टैंक होता है, एक उसके मतलब इंजन होता है, ठीक है। तो वहाँ सब यही चीज़ें लगी होती हैं। अच्छा आगे बढ़ते हैं, सेकेंड इन्वर्जन देखते हैं, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट है सेकेंड इन्वर्जन में। ये इन्वर्जन नो पूछ के डायरेक्टली आपसे क्या पूछ सकता है, जो इसके एप्लीकेशन है उन्हीं को डायरेक्टली पूछ सकता है। जैसे आपका कह देगा कि रेसिप्रोकेटिंग पंप से क्या मतलब है, वो कैसे वर्क करता है, तो अभी आपको बताया। रेसिप्रोकेटिंग इंजन से क्या मतलब है, आईसी इंजन से क्या मतलब है। लेकिन इन सभी में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है आपका सेकेंड इन्वर्जन में, जो कि आता है क्या क्या,
सेकेंड इन्वर्जन में जब दूसरे लिंक को फिक्स करते हैं, देखिए यहाँ पे दूसरा लिंक फिक्स किया गया है, तो ये सेकेंड इन्वर्जन मिलता है। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका, इसके एप्लीकेशन क्या क्या है, एप्लीकेशन है विटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, ठीक है, और रोटरी इंजन या नोम इंजन बोलते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, विटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म कहाँ पे यूज किया जाता है, वर्कशॉप में मेटल कटिंग के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ये फॉरवर्ड स्ट्रोक में कटिंग करता है, यानी कि जब आगे की ओर जाता है तो कटिंग करता है और टूल जो इसमें होता है, और जब बैकवर्ड स्ट्रोक में आता है कटिंग नहीं करता है। तो हम चाहते हैं कि फॉरवर्ड स्ट्रोक में टाइम ले, ठीक है, लेकिन बैकवर्ड स्ट्रोक में बहुत कम समय लेना चाहिए, क्योंकि वो कटिंग कर नहीं रहा है, तो हमारा जो जितना ही कम समय लगेगा उतना ही फायदा रहेगा, उतना ही कम समय में कटाई पूरा कटिंग ऑपरेशन होगा। तो उस चीज को यहाँ पे समझते हैं, एक फिगर के माध्यम से, जो फिगर बना हुआ है यहाँ से हम समझ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फिगर बना हुआ है। तो ये विटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। देखिए दूसरा लिंक क्या है यहाँ पे, सॉरी, देखिए दूसरा लिंक क्या है यहाँ पे फिक्स है। ठीक है, ये तीसरा लिंक है, पहला लिंक है, चौथा लिंक है। ठीक है, तो जब ये तीसरे को हम रोटेट करवाते हैं तो सारा का सारा लिंक, एक भी, तीन भी, चार भी, ये रोटेट करता है, और चार इस पर एक पे स्लाइड भी करता है। ठीक है, तो इसी लिंक को एक को और पीछे बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये सी वाला जो है ये वाला पाथ फॉलो करता है, जब मोशन करता है तो ऐसे पाथ को फॉलो करता है। ठीक है, और ये बी वाला जो होता है, बी वाला पॉइंट, ठीक है, वो इस पाथ को फॉलो करता है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसी को पढ़ देते हैं। ठीक है, उसके बाद आप फिगर पहले बना के लिख पढ़ेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो लिंक 5 से लिंक 6 जुड़ा होता है। ठीक है, ऐसे चलिए इसी तरह से समझा देते हैं। एक्चुअली में इसका क्या मतलब क्या है कि देखिए, जब ये सी यहाँ से, मतलब ये वाला पॉइंट सी जो होगा यहाँ से इधर की ओर बढ़ेगा तो इसको क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड स्ट्रोक। तो ये आगे जाएगा, क्योंकि यहाँ से जब ये बढ़ेगा तो ये वाला जब आगे बढ़ रहा होगा, ये कहीं इंटरमीडिएट पोजीशन पे है, यहाँ पे हम थोड़ी है, तो यहाँ से आगे बढ़ेगा तो आगे की ओर बढ़ रहा है, एक्चुअली में ये फॉरवर्ड मोशन में है। अब जब यहाँ से फिर वापस सी आता है, यही सी, तो वो क्या होता है, बैकवर्ड मोशन होता है। तो फॉरवर्ड मोशन में यहाँ से यहाँ तक गति करता है। ठीक है, यानी ये वाला सी यहाँ से यहाँ तक गति करता है, लेकिन इससे हमको मतलब नहीं है। एक्चुअली हमको मतलब है जो हम इनपुट दे रहे हैं उससे। ठीक है, तो इनपुट दे रहे हैं तो फॉरवर्ड में ये क्या कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक गति कर रहा है, यहाँ तक। ठीक है ना, तो ये फॉरवर्ड मोशन है, बी का फॉरवर्ड मोशन है, तो यहाँ से यहाँ तक गति कर रहा है, तो इतना एंगल टर्न कर रहा है, इतना एंगल टर्न कर रहा है, तो इसका मतलब एंगल ज्यादा है। ठीक है, और जब बैकवर्ड मोशन कर रहा है यानी पीछे जब आ रहा है, तो यहाँ से बी यहाँ तक मोशन कर रहा है, यहाँ तक। ठीक है ना, तो इसमें क्या हो रहा है, इतना एंगल टर्न हो रहा है बस। तो इसीलिए जो इसका बोलते हैं क्विक रिटर्न रेशियो, यानी QRR जो होता है वो थीटा अपान बीटा होता है। ठीक है, यानी जो रिटर्निंग एंगल है वो बहुत कम होता है, तो क्विक रिटर्न रेशियो 2 या 2 से अधिक हो तो क्या होता है, हमारा जल्दी से वापस आ जाता है। ठीक है, जल्दी से हमारा वो वापस आ जाता है। अब देखिए नोम इंजन या रोटरी इंजन क्या है। तो यहाँ पे रोटरी इंजन हमने दिखाया, इसमें मिनिमम 7 या 9 सिलेंडर होते हैं, 7 से 9 सिलेंडर होते हैं। ठीक है, रोटरी इंजन में या नोम इंजन में। ठीक है, यहाँ पे बनाया गया है। तो देखिए यहाँ पे जो है कुछ ही पार्ट बनाया गया है, पूरा सिलेंडर नहीं बनाया गया है। एक्चुअली में होता क्या है, जब इस पर इनपुट दिया जाता है, यहाँ पे जो है फ्यूल का कंबस्शन कराया जाता है, तो जब ये रेसिप्रोकेट करेगा तो ये 3 रोटेट करेगा। ठीक है, 3 रोटेट करेगा, ये जो है पूरा ये लिंक एक रोटेट करेगा, क्योंकि अभी हमने बताया, यहाँ पे समझिएगा मोशन को ध्यान से, ये जब इस पर आप लगाएंगे, रेसिप्रोकेट करवाएंगे, तो ये भी तो रोटेट करेगा और ये भी रोटेट करेगा, यानी लिंक एक भी रोटेट करता है, लिंक 3 भी। तो इसको कैसे बनाते हैं, लिंक एक को एक सिलेंडर के फॉर्म में बना देते हैं, यहाँ पे सिलेंडर है, ये जो सिलेंडर है लिंक एक है। ठीक है, लिंक 4 को स्लाइडर तो पिस्टन के फॉर्म में बना देते हैं, जो स्लाइडर है। लिंक 3 ये कनेक्टिंग रॉड है, और लिंक 2 तो फिक्स है ही। तो जब इस पे जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है, यानी फोर्स जब लगता है ईंधन के दहन से,
तो क्या होता है जब ये मोशन करता है ऐसे, तो ये 3 और 1 पूरा मिलके यानी पूरा सिस्टम ही यहाँ पे क्या होगा, एक एक्चुअली एक जो है शाफ्ट होगा जो कि सपोर्टेड होगा, उस शाफ्ट के अबाउट या उस शाफ्ट के सेंटर के अबाउट पूरा इंजन ही मोशन करने लगता है। यानी इसके मोशन की वजह से पूरा इंजन जो है ऐसे रोटेट करने लगा, एक साथ पूरा चीज रोटेट करता है। ठीक है, तो इसको ही हम लोग जीनोम इंजन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई हैं, आप लोग अगर लिखना चाहते हैं तो पॉज करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड इन्वर्जन। तो वो सेकंड इन्वर्जन था, सेकंड इन्वर्जन में हमने क्या किया था, दूसरे लिंक को फिक्स किया था। ठीक है, अब जो है हम लोग तीसरे लिंक को फिक्स करेंगे तो हमारा थर्ड इन्वर्जन मिलेगा। तो थर्ड इन्वर्जन में आपका क्या होता है, जब तीसरे लिंक को फिक्स कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे है, जब तीसरे लिंक को फिक्स कर देते हैं स्लाइडर मैकेनिज्म के, तो थर्ड इन्वर्जन मिलता है। तो उसके क्या क्या एप्लीकेशन है थर्ड इन्वर्जन के, ऑसिलेटिंग सिलेंडर इंजन और क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म। देखिए वो जो था विटवर्थ, ये भी शेपर प्लेनर मशीन में ही यूज किया जाता है। किसमें, शेपर प्लेनर मशीन में वो भी यूज किया जाता है, दोनों यूज किए जाते हैं। ठीक है, शेपर प्लेनर, शेपर में या फिर प्लेनर मशीन में जो वर्कशॉप होता है उसमें यूज किए जाते हैं। ये क्विक रिटर्न मैकेनिज्म ही है, ये भी क्या है, क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म भी बोला जा सकता है। ठीक है, वो था विटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, ये है ऑसिलेटिंग सिलेंडर इंजन। ठीक है, ये दो एग्जांपल, ऑसिलेटिंग सिलेंडर इंजन और क्विक स्लॉटेड क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म। ठीक है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विटवर्थ क्विक रिटर्न में। थोड़ा सा अंतर है देखेंगे, क्योंकि इसमें लिंक तीसरा फिक्स रह रहा है, उसमें लिंक दूसरा फिक्स रहता है। ठीक है, अब यहाँ ऑसिलेटिंग सिलेंडर इंजन में देखिए, जब तीसरा फिक्स होगा तो क्या होगा, ये तो रुका रहेगा, लेकिन जब इसको आप रोटेट करवाएंगे तो इस पॉइंट के अबाउट क्या होगा, ये 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 जो स्लाइडर है वो एक्चुअली ऐसे क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा, ऑसिलेट करेगा। ठीक है, और ये लिंक एक जो होगा इसमें क्या करेगा, ऐसे रेसिप्रोकेट करेगा, क्योंकि ये तो फिक्स है तो ये बंधा हुआ है, ऐसे पकड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या कर सकता है, एक वाला तो इसके अंदर ऐसे स्लाइडिंग मोशन कर सकता है, वो तो नहीं फिक्स है। और जो 4 वाला होगा वो क्या करेगा, वो स्लाइडिंग ना करके वो क्या करेगा, ऐसे ऑसिलेट करेगा। तो देखिए इसको ऑसिलेटिंग सिलेंडर इंजन को इसी आधार पे बनाते हैं, इसी आधार पे बनाते हैं और ऑसिलेटिंग सिलेंडर इंजन। तो 4 वाला क्या हो गया, ऐसे फिक्स हो गया, 4 वाले को ऐसे फिक्स कर दिया, ये हमारा 3 वाला है। ठीक है, 3 वाला ये भी है, ये भी है, मतलब पूरा फिक्स है। 4 को यहाँ पे ऐसे लगा दिया, 4 को कैसे लगा दिया, 4 को एक सिलेंडर के फॉर्म में बना दिया। ठीक है, यही सब लिखते हैं, 4 को क्या कर दिया, सिलेंडर के फॉर्म में बना दिया। और ये क्या कर दिया, इसको हमने एक को क्या कर दिया, एक पिस्टन के फॉर्म में बना दिया, क्योंकि हम जानते हैं 4 के रिस्पेक्ट में एक क्या कर सकता है, स्लाइडिंग मोशन कर सकता है, और एक क्रैंक, दो रोटेशन है। तो जब इसको हम रोटेशन देते हैं, चाहे जिधर से भी दें, तो ये क्या करता है, ये ऑसिलेट करने लगता है। ये सिलेंडर, इसमें ये रेसिप्रोकेट तो करता ही है, लेकिन ये सिलेंडर ऑसिलेट करने लगता है, इसीलिए इसको बोलते हैं ऑसिलेटिंग सिलेंडर इंजन। ठीक है, तो ये ऑसिलेटिंग सिलेंडर इंजन। अब देखते हैं हम लोग क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म फिगर आपको दिख रहा है। अब इस फिगर में कैसे हम लोग बनाते हैं, कैसे हम देखते हैं, समझते हैं। ये आपका वही चीज है, तीसरे को क्या कर दिया गया, तीसरे तो ये फिक्स है ही, 4 को क्या कर दिया गया है, एक ऐसे एक मतलब गाइड के रूप में बना दिया गया। मतलब इसमें ऐसे खांचा होगा जिसमें ये एक जो होगा लिंक, एक क्या कर सकता है, ऐसे स्लाइड कर सकता है, और इसको और बढ़ा दिया गया और यहाँ पे क्या कर दिया गया, कनेक्ट कर दिया गया है। यहाँ पे एक कनेक्शन लगा दिया गया और यहाँ पे एक टूल लगा दिया गया। तो ये टूल होल्डर है, इधर की ओर फॉरवर्ड स्ट्रोक होता है और इधर की ओर बैकवर्ड स्ट्रोक होता है। ठीक है, तो फॉरवर्ड स्ट्रोक में ज्यादा एंगल लेता है और बैकवर्ड स्ट्रोक में कम एंगल। जैसे यहाँ पे देखिए,
जो एक्सट्रीम राइट पोजीशन जो होगा इस लिंक का, यहाँ पे दिखाया गया, यहाँ पे होगा, सबसे आगे होगा, ठीक है। सबसे पीछे जब होगा तो ये होगा, ठीक है। और ये जो होगा, ये एंगल जब होता है, मतलब ऐसे होता है, देखिए ये जो है दो आप ऐसे रोटेट करवाते हैं, दो रोटेट जब आप करवाते हैं तो ये इसमें स्लाइड करता है और ये यहाँ से यहाँ ऐसे ऑसिलेट करता है, मतलब इस पोजीशन से इस पोजीशन ऐसे ऑसिलेट करेगा। तो इधर की ओर जाएगा तो फॉरवर्ड स्ट्रोक, इधर की ओर आएगा तो बैकवर्ड स्ट्रोक। तो उस केस में ये जो लिंक दो है, एक्चुअली में लिंक दो का इमोशन समझिए, लिंक दो पर ही तो इनपुट है, ये दो लिंक है, लिंक दो है, ठीक है। ये जब है ऐसे ऐसे यहाँ से यहाँ तक जब जा रहा है तो फॉरवर्ड स्ट्रोक है, जब यहाँ आ रहा है तो ये बहुत तेजी से बैकवर्ड स्ट्रोक है। तो सोचिए कितना कम एंगल टर्न कर रहा है, ठीक है ना। तो ये बीटा जो है बहुत कम एंगल टर्न कर रहा है, तो बैकवर्ड स्ट्रोक में बहुत तेजी से आ जाता है। इसी आधार पर इसका भी क्विक रिटर्न रेशियो यानी QRR बोलते हैं, क्विक रिटर्न रेशियो थीटा बाई बीटा होता है, ठीक है। ये तो ये आपका हो गया क्या चीज, हाँ हाँ। अब देखते हैं फोर्थ इन्वर्जन। तो फोर्थ इन्वर्जन में जब चौथे लिंक को यानी स्लाइडर को ही फिक्स कर देते हैं तो हमारा चौथा इन्वर्जन बोलता है। और उसका जो एग्जाम्पल है आपके सामने वो यहाँ पर है, हैंड पंप। उसका एग्जाम्पल क्या है, हैंड पंप। तो ये आपका चौथा वाला है हैंड पंप। चौथा वाला इन्वर्जन है जब चौथे को फिक्स कर देते हैं और उसका एक एग्जाम्पल या एप्लीकेशन है हैंड पंप, ठीक है। तो आपसे पूछ दिया हैंड पंप क्या है, तो हैंड पंप एक स्लाइडर का मैकेनिज्म का इन्वर्जन है जिसमें आप ये बना देंगे और कहेंगे इस लिंक को फिक्स कर दिया जाता है चौथे वाले को। जब चौथे वाले को फिक्स कर दिया जाता है तो एक तो स्लाइड कर सकता है, तो देखिए चौथा वाला फिक्स है, एक इसमें एक को ऐसे यहाँ पे क्या जोड़ देते हैं, एक पिस्टन जोड़ देते हैं, ठीक है, ऐसे, जो कि इसमें स्लाइड करता है, ठीक है। और ये इस पर हम लोग रोटरी मोशन देते हैं, ऐसे रोटरी मोशन देते हैं तो ये ऊपर नीचे। एक्चुअली में अगर इसमें कंस्ट्रक्शन मतलब कंस्ट्रिक्शन यानी रिस्ट्रिक्शन ना हो तो ये पूरा रोटेट कर सकता है, ठीक है, क्योंकि दो पूरा रोटेट कर सकता है इस केस में। तो दो जब पूरा रोटेट कर सकता है तो इसको पूरा रोटेट हम नहीं होने देते हैं, इसी पे लाके रोक देते हैं। अगर आप चाहें तो रोटेट करवा सकते हैं तो ये बाहर भी निकल जाएगा, मतलब ये बाहर निकल सकता है, लेकिन हम लोग उतना ही आधा ही मोशन इसका यूटिलाइज करते हैं। यहाँ से यहाँ तक ले जाते हैं, फिर ऊपर ले जाते हैं, ले अंदर, फिर ऐसे। लेकिन आप इसको चाहें तो पूरा रोटेट कर सकते हैं, पूरा रोटेट करेंगे तो ये और ऊपर तक जाएगा, ठीक है, इससे बाहर निकल सकता है, लेकिन उतना हम यूटिलाइज नहीं करते हैं, ठीक है। चौथा जो है हैंडपंप का एग्जाम्पल ही हैंडपंप है आपके सामने। अब देखते हैं डबल स्लाइडर का मैकेनिज्म। ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। डबल स्लाइडर में दो दो स्लाइडर होते हैं ऐसे, ठीक है। डबल स्लाइडर में दो दो स्लाइडर ऐसे होते हैं। आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं रोक के और पढ़ सकते हैं, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, इलिप्टिकल ट्रेमल अगर देखना है तो देख सकते हैं। इलिप्टिकल ट्रेमल मान लीजिए पूछ ही थे तो कोई बात नहीं है, जल्दी से हम इसको कवर अप कर देते हैं। इलिप्टिकल ट्रेमल जो होता है यूज किया जाता है किसके लिए, इलिप्स ड्रा करने के लिए, ठीक है। इसमें क्या है, ये डबल स्लाइडर का मैकेनिज्म होता है, यह फिगर में दिखाया गया है, ठीक है। ये आपका इनपुट होता है, जब इसको आप ऐसे इनपुट मतलब तीसरे को ऐसे रोटेट करवाते हैं तो ये स्लाइडर्स इसमें स्लाइड करते हैं, ठीक है। और इस पर अगर कोई पॉइंट हो तो वो पॉइंट क्या करता है, एक इलिप्स को ट्रेस करता है, ठीक है। वो इलिप्स को ट्रेस करता है, उसका जो है यहाँ पे डेरिवेशन भी हमने किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सारी चीजें हैं, अगर किसी को लिखना है तो वो लिख सकते हैं, ठीक है। ये होता है इलिप्टिकल ट्रेमल, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसका एक स्कॉच योक मैकेनिज्म है, इसी का एग्जांपल डबल स्लाइडर टैंक का, ठीक है, स्कॉच योक मैकेनिज्म। सेकेंड इन्वर्जन क्या है, एक स्कॉच योक मैकेनिज्म। स्कॉच योक मैकेनिज्म क्या है देखते हैं। तो इसमें जब दो स्लाइडर थे, इसमें क्या है, दो स्लाइडर हैं, दोनों स्लाइडर जब मोशन करते हैं तो फर्स्ट इन्वर्जन होता है। लेकिन वही जब दोनों स्लाइडर की जगह एक स्लाइडर को हम फिक्स कर देते हैं, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एक स्लाइडर को फिक्स कर दिया गया है तो क्या हो रहा है, चौथा जैसे लिंक यहाँ पे फिक्स है तो और तीसरे लिंक को इस फॉर्म में बना दिया गया, ये तीसरा लिंक है, दूसरा लिंक है, ठीक है, इस फॉर्म में बना दिया गया और चौथा लिंक फिक्स है।
तो यहाँ पे क्या बनता है आपका स्कॉच योक मैकेनिज्म होता है। स्कॉच योक मैकेनिज्म क्या होता है, जैसे आप ऐसे इसको रोटेट करवाएंगे, ये जब आप इसको रोटेट करवाएंगे तो ये क्या करेगा, ऐसे रेसिप्रोकेट करता है। तो ये रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है स्कॉच योक मैकेनिज्म। किसका इन्वर्जन है, इन्वर्जन किसका है, स्लाइडर क्रैंक, डबल स्लाइडर क्रैंक का। किसका है, डबल स्लाइडर, यानी कि जिसमें दो 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 स्लाइडर होते हैं, डबल स्लाइडर क्रैंक। ऊपर आपने देखा है दो दो स्लाइडर थे, इलिप्टिकल ट्रेवल में कितने स्लाइड थे, दो स्लाइडर थे, ठीक है। अब उसके बाद आता है इसका थर्ड इन्वर्जन जो कि लास्ट है, यहाँ पे आपका चैप्टर एंड हो जाएगा। ये आपका ओल्डेम्स कपलिंग, ठीक है। तो ओल्डेम्स कपलिंग जो है इसका थर्ड इन्वर्जन है, मतलब थर्ड इन्वर्जन ही ओल्डेम्स कपलिंग कहलाता है। ओल्डेम्स कपलिंग को सीधे सीधे देखते हैं और हम अपनी बातों को एंड करते हैं, ठीक है। उसके इन्वर्जन वगैरह पर नहीं जाते हैं। ओल्डेम्स कपलिंग क्या होता है, तो ये सेकेंड मतलब ये डबल स्लाइडर का मैकेनिज्म का ही एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है एक्चुअली में, ये आपके लिंक 2 और लिंक 4 पूरा रोटेशन करते हैं, और एक जो होता है रोटेशन करने के साथ साथ इसमें स्लाइड करता है, ठीक है। इसमें क्या करता है, स्लाइड करता है लिंक 4 और 2 में। और ये देखिए एंगल पर मतलब होते हैं, जो ये जो यहाँ पे जो पार्ट बना हुआ है आपका, ये वाला और ये वाला जो स्लॉट बने हुए 2 और 4 में, उसी में ए फिट होता है, लेकिन ये होते हैं 45 डिग्री एंगल पे। मतलब अगर ये वाला ऐसे है, सॉरी 45 नहीं 90 डिग्री पर, ये वाला ऐसे है तो ये वाला इस पर 90 डिग्री एंगल पर होगा, बशर्ते कुछ ऐसे दिखाया गया है कि दोनों दिख पा रहे हैं, लेकिन है दोनों के बीच या जो जो ये स्लॉट कटा हुआ है 90 डिग्री पर होता है, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, दो पैरेलल शाफ्ट के बीच जो है पावर का ट्रांसमिशन किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे दिखाया गया जो दो पैरेलल शाफ्टों को क्या करता है, कनेक्ट करता है, जबकि दोनों शाफ्टों के बीच दूरी छोटी हो। मतलब यहाँ पे एक शाफ्ट है आपका, दूसरा शाफ्ट का ये सेंटर है, ये सेंटर है, इन दोनों के बीच बहुत कम दूरी 18 mm से 20 mm के बीच की अगर डिफरेंस होता है 18 से 20 mm, तो ओल्डहैम्स कपलिंग का यूज किया जाता है दोनों शाफ्टों को यहाँ से रोटरी मोशन को इस पर रोटरी मोशन ट्रांसमिट करने के लिए। ये आपका लिंक 3 है, ठीक है। इसमें सारी चीजें दिख रही हैं आपको। तो बस इतना ही था, ठीक है आपका। तो अभी मुझे दीजिए इजाज़त, आप लोग तैयारी अच्छे से करते रहिए। धन्यवाद।